Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is chromosomal theory of inheritance. What is chromosomal theory of inheritance and who proposed this chromosomal theory of inheritance? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, दिया था, इस थ्योरी के अंदर क्या होगा, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये सब बातें हम डिस्कस होने वाली हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा टॉपिक और डिस्कशन है। देखो, जब स्टार्टिंग हुआ जेनेटिक्स का तो हमने कहा कि जीन्स के बारे में पढ़ा। जीन्स जो है क्रोमोसोम का ही पार्ट होती है। ये बात का पता लगी जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, जब ये बताया गया कि जो जीन है वो क्रोमोसोम का ही पार्ट होती है। क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट होती है, उसी को हम जीन बोलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कब इस्टेब्लिश की गई और ये कब थ्योरी के फॉर्म में दिया गया, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको प्रपोज किसने किया था, एग्जाम में आ चुका है बेटा, वॉल्टर सूटन और थियोडर बॉरी ने। तो इसको सूटन एंड बॉरी थ्योरी भी बोलते हैं, इसको सूटन और बॉरी थ्योरी भी बोला जाता है, जिसको 1902 में प्रपोज किया गया था, बताया गया था। क्योंकि 1900 तक लगभग जो है क्रोमोसोम के बारे में पता लग चुका था, क्रोमोसोम की स्टडी हो चुकी थी, इसलिए जो है क्रोमोसोम को जेनेटिक्स के मूवमेंट के साथ में जो है जोड़ा गया था, जेनेटिक्स के जीन के साथ में जोड़ा गया था। यही इस थ्योरी का मेन बेसिस है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहती है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम वाज सिमिलर टू मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है या जो फैक्टर्स का मूवमेंट होता है, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम तरह से मूव करते हैं। जब इनहेरिटेंस होता है तो क्रोमोसोम का मूवमेंट भी सेम होता है, फैक्टर्स का मूवमेंट भी सेम होता है, एज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जैसा कि हमने अभी तक जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा है कि कैसे ट्रांसफर या इनहेरिटेंस होकर के कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, तो वही उसी तरह से जो है फैक्टर्स का मूवमेंट होता है। तो दोनों का मूवमेंट क्या है, सिमिलर है। बस इससे ये बताना था साइंटिस्ट को कि जो क्रोमोसोम है उसी के अंदर फैक्टर्स होते हैं, जिसको आज हम करंट टाइम में क्या बोलते हैं, जीन्स। तो मेंडल ने फैक्टर बोला था, इसको आज हम क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स बोलते हैं। तो कहा कि जो जीन्स हैं वो भी क्रोमोसोम के तरह ही मूव करती हैं और इसी तरीके से इनहेरिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। तो दोनों का इनहेरिटेंस सेम है और यहाँ से पता लगा कि क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है फैक्टर्स या जीन, तो दोनों का मूवमेंट सिमिलर होता है। देखो, इसको समझने के लिए हमें डिवीज़न पे जाना पड़ेगा, सेल डिवीज़न पे जाना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो करेक्टर्स लिए हमने। एक हमने जो है जीन आर ली है जो कि शेप ऑफ सीड को कंट्रोल करती है, दूसरी कलर ऑफ सीड को कंट्रोल करती है, वाई जीन ली है। तो पेरेंट्स प्योर लिए थे हमने, पता है कि हमारा करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, जो है शेप ऑफ सीड जो है क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट होगा तो राउंड हो जाएगा, और इस ये वाला क्या होगा, राउंड यहाँ पे डोमिनेंट होगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, येलो हो जाएगा। और ये वाला अगर यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट होगा शेप के लिए तो रिंकल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ जीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम फिनोटाइप में जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जाइगोट है जो कि पेरेंट का है, किसी मेल का होगा या फीमेल का। ये वाला कोई मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा अपने आप में। तो यहाँ पे डोमिनेंट वाली है आर और वाई जीन होमोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पे आर और वाई रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस। आपको पता है जब गैमेट बनते हैं, कोई भी गैमेट में एक ही आर आएगा, यहाँ पे एक ही आर जीन की कॉपी आएगी, तो कोई एक आएगी तो डोमिनेंट ही होगी, कोई भी वाई आएगा तो कैसा होगा, डोमिनेंट ही होगा। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए एन नंबर निकाला जाए तो एन नंबर के आर होमोजाइगस, वाई होमोजाइगस, तो 0 2 की पावर एन लगाएंगे, 2 की पावर 0, एक ही टाइप के आने। मतलब बेसिक यहाँ से 4 गैमेट बन जाए, लेकिन चारों का जीनो टाइप कैसा होगा, इसमें एक आर जीन होगी, आर एलील होगी और एक वाई एलील होगी। तो यहाँ पे एक एक दोनों कॉपी आएगी तो एक गैमेट कहलाएंगे। सेम यहाँ पे आर रिसेसिव फॉर्म में है, वाई रिसेसिव फॉर्म में है, इसका भी एन नंबर निकालोगे तो 0, इसका भी 0, जो एट ओवरऑल 0 आ जाएगा। 2 की पावर एन लगाएंगे तो 2 की पावर 0 एक टाइप गैमेट बनाएगा। तो यहाँ पे एक आर रिसेसिव यहाँ से आ गई है इस पेयर से, और एक वाई जीन इससे आ गई है। तो जितने भी गैमेट बनेंगे लेकिन सब के अंदर क्या होगा, आर रिसेसिव और वाई रिसेसिव होगा। अब इसके बाद गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन के जाइगोट में क्या होगा, आर हेटेरोजाइगस है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, वाई भी हेटेरोजाइगस है, आर हेटेरोजाइगस है, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, वाई भी हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे दोनों जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है सबसे पहले कौन सी फेज आती है, इंटरफेज। इंटरफेज को 3 सब फेज में डिवाइड करते हैं, कौन सी होती हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपने 11th में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है, आपको आता भी होगा। सबसे पहले कौन सी होती है इंटरफेज में, G1 फेज होती है बेटा, और उसके बाद में कौन सी आती है, S
कौन सी आती है एस, और उसके बाद में कौन सी आती है G2 फेज। देखो यहाँ पे अगर इसको एस फेज क्रॉस करना G2 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन। तो यहाँ आर की भी डबल कॉपी हो जाएगी, देख सकते हो अब आर डबल हो गया है, ये वाला रिसेसिव आर भी डबल हो जाएगा, वाई डोमिनेंट वाला भी हो जाएगा, वाई रिसेसिव वाला भी, सबकी डबल डबल डीएनए हो गए। पहले इनमें सब में एक एक डीएनए था बेटा, अब कितना हो गया है इसमें, हर एक में क्रोमोसोम में दो दो डीएनए हो गए हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वही रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, सी कंटेंट। अगर यहाँ पे 2n/2c था पहले, तो अब क्या हो चुका होगा 2n/4c, तो सी कंटेंट डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। क्रोमोसोम अभी भी देखो पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, अभी भी 4 सेंट्रोमियर 4 क्रोमोसोम। सिर्फ क्या हुआ है, एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका हुआ है, इसलिए हमें ऐसे क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम थे G1 फेज में। G2 में हमें कैसे दिखाई दिए, डबल क्रोमेटिड, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड आ गए बेटा, ये 2 क्रोमेटिड आ गए हैं, ये देखो इसके अंदर 2 क्रोमेटिड आ गए हैं, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखाई दिए। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अब हम आगे जाएंगे तो एम फेज आएगी, एम फेज आएगी तो मेसिस 1 होगा, फिर मेसिस 2 होगा। मेसिस 1 में जो है हम आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मेसिस 1 में अगर डिवीजन में बात करेंगे तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, तो कैरियोकाइनेसिस की सब फेजेस कौन सी हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनाफेज 1, जिससे पहले मेटाफेज 1 आती है। तो ये अरेंजमेंट जो दिखाया है ये मेटाफेज 1 का दिखाया है, ये मेटाफेज 1 का अरेंजमेंट है। दोनों पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे आर जिन इस तरह से अरेंज्ड है, आर का पेयर होमोलोगस पेयर है, इस तरह से अरेंज्ड है, आर की डोमिनेंट फॉर्म इस साइड है, रिसेसिव वाले इस साइड है, वाई की डोमिनेंट वाले आर के डोमिनेंट के साथ है, आर रिसेसिव के साथ वाई रिसेसिव। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, या फिर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। रिवर्स हो जाने पे क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स होने पे देखो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, आपको पता है यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका रिसेसिव, यहाँ पे कैसा आ जाएगा रिसेसिव, और यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा आपका डोमिनेंट। तो आपको पता है ऑलरेडी ये वाली बात कि यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से हो जाएगा, डोमिनेंट आर की साइड में तो आपका रिसेसिव वाई वाला जीन आ गया, और रिसेसिव आर के साथ में डोमिनेंट वाई वाला। तो ये कोई भी हो सकता है बेटा, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं तभी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा अरेंजमेंट हुआ बेटा, पॉसिबिलिटी 1 वाला है, पॉसिबिलिटी 2 वाला, दोनों पॉसिबल है, कोई भी फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट शॉर्ट कर सकते हैं। तो एनाफेज 1 में आपको पता है, मेटाफेज 1 के बाद जो एनाफेज 1 आएगी उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर जो है सेपरेशन हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। और जीन के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। जीन के लिए क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। नाउ यहाँ पे केवल एक ही कॉपी बचेगी, एक सेल में दोनों में से एक ही कॉपी जाएगी। अब देखो जहाँ पे डोमिनेंट वाई है उसकी साइड कौन सा जा रहा है, डोमिनेंट आर जा रहा है। यहाँ पे देखो रिसेसिव वाई है लेकिन डोमिनेंट आर जा रहा है इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब ये एनाफेज 1 को क्रॉस कर लेगा और टेलोफेज 1 क्रॉस कर लेगा तो डोमिनेंट आर के साथ डोमिनेंट वाई चला गया, रिसेसिव आर के साथ रिसेसिव वाई चला गया। ये पॉसिबिलिटी 1 के 2 केस हैं। पॉसिबिलिटी 2 में क्या होगा बेटा, डोमिनेंट आर के साथ कौन सा वाई जाएगा, रिसेसिव वाई जाएगा, और रिसेसिव आर के साथ कौन सा जाएगा बेटा, डोमिनेंट वाई जाएगा। तो ये 2 केस हो गए पॉसिबिलिटी 2 के। फिर इसमें आपको पता है फिर से प्रोफेज 2 आएगी, मेटाफेज 2 आएगी, अरेंजमेंट होगा सेंट यहाँ पे जो है जो इक्वेटर के ऊपर सेंट्रोमेयर जो है आकर अरेंज करेंगे, क्रोमोसोम को लेकर के आएंगे। और फिर बाद में क्या हुआ, एनाफेज 2 आएगी तो फिर से जो है यहाँ पे क्रोमेटिड्स टूट जाएंगे, तो यहाँ सारे क्रोमोसोम जो है बिखर जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि डोमिनेंट आर के साथ अभी भी डोमिनेंट वाई जाएगा, डोमिनेंट आर के साथ डोमिनेंट वाई जाएगा बेटा, एक सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम जाएगा, और फिर रिसेसिव आर के साथ रिसेसिव वाई जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको पता है 2 टाइप के, एक डोमिनेंट आर डोमिनेंट वाई वाले, एक रिसेसिव आर रिसेसिव वाई वाले गैमेट बनेंगे। पॉसिबिलिटी 2 से क्या होगी बेटा, डोमिनेंट आर के साथ क्या जाएगा, रिसेसिव वाई, डोमिनेंट आर के साथ रिसेसिव वाई जाएगा। यहाँ पे डोमिनेंट आर के साथ रिसेसिव वाई जाएगा, 2 गैमेट ऐसे बनेंगे, इसमें डोमिनेंट आर होगा, रिसेसिव वाई होगा। और फिर ऐसे रिसेसिव आर के साथ डोमिनेंट वाई जाएगा बेटा, 2 गैमेट यहाँ रिसेसिव आर के साथ डोमिनेंट वाई, रिसेसिव आर के साथ डोमिनेंट वाई, दोनों गैमेट ऐसे होंगे, इसमें रिसेसिव आर के साथ डोमिनेंट वाई जाएगा। अब मैं आपको देखो ये बात याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चीज़ को ध्यान से देखा है तो देखो, अगर आर हेट्रोजाइगस है, वाई हेट्रोजाइगस है, अभी तक हम लिखते आए हैं 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। कौन से जिसमें आर की और वाई की जीन डोमिनेंट है, दूसरा कौन सा, आर डोमिनेंट है वाई रिसेसिव है, तीसरा आर रिसेसिव है वाई डोमिनेंट है, और फिर दोनों की फॉर्म रिसेसिव है, चारों बनते हैं। अगर आप देखो ये चारों बन गए हैं, और हमने कहा चारों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/4 ईच। कैसी प्रोबेबिलिटी है, 1/4, दो चारों के इक्वल है।
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसी पॉसिबिलिटी होगी बेटा, ये वाले गैमेट बनेंगे या फिर ये वाले बनेंगे या फिर ये वाले बनेंगे या ये वाले बनेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो पहली पॉसिबिलिटी से दोनों डोमिनेंट वाले बन सकते हैं, दोनों रिसेसिव वाले गैमेट बन सकते हैं, या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बन सकता है सेकंड पॉसिबिलिटी में। तो हर एक गैमेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल 4 टाइप हो जाएंगे, 1 से 2 और 2 से 4 हो गए, तो 1/4 दोनों यहाँ पे दो गैमेट बनाएंगे जिसमें ये पेरेंटल के जैसे होंगे और ये नए टाइप के गैमेट भी बनने के चांसेस हैं बेटा। इसको बोलेंगे हम न्यू टाइप ऑफ गैमेट्स, या इनको रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हैं। नए टाइप के गैमेट बने हैं, तो यहाँ से जो है पेरेंटल बने हैं और ये नए टाइप के यहाँ पे गैमेट बने हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ने यही बताया कि जैसे क्रोमोसोम मूवमेंट करते गए बेटा, वैसे ही जीन भी बदलती गई। अगर क्रोमोसोम की साइड बदली तो जीन की साइड भी बदल गई। जीन का आप देख सकते हो जो है टाइप बदल गया है, यहाँ पे 2 आगे हैं, अलग अलग वाले आ गए हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है क्रोमोसोम का मूवमेंट जो है दैट इज सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ जीन। तो जीन का भी यहाँ पे फॉर्म बदल गया जैसे क्रोमोसोम का साइड बदला गया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए, जीन के लिए हम सेग्रीगेशन बोलेंगे, क्रोमोसोम के लिए डिसफंक्शन बोलेंगे, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी में यही बताया गया कि क्रोमोसोम का मूवमेंट में जो है चेंज आता तो जीन का सेटअप भी या मेकअप जो है चेंज हो जाता है, यही बताया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। अब ये नॉलेज जो थी बेटा, एक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको रिकॉर्ड करा देता हूँ। सिंपली हमने 2 पेयर ऑफ जीन लिया, एक आर और एक वाई, फिर उसके बाद में गैमेट बनाए, F1 बनाया, F1 का फिर हमने देखा कि कैसे जो है इंटरफेज में जाएगी, फिर इंटरफेज से एम फेज में जाएगी, और 2 पॉसिबिलिटी बनी, 2 टाइप के गैमेट यहाँ से बने, 2 टाइप गैमेट यहाँ से बने, टोटल 4 टाइप गैमेट बने, सबकी बनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इस नॉलेज को किसने यूनाइट किया बेटा, ये भी पूछा गया, स्पेशली इन सेट मेंशन किया हुआ किसने यूनाइट किया, किसने जोड़ा। नॉलेज ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड मूवमेंट ऑफ फैक्टर विच दे कैरिड, किसने यूनाइट किया बेटा, स्टूडेंट ने। किसने यूनाइट किया था इस नॉलेज को, किसने एक साथ बताया कि जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है और मूवमेंट ऑफ फैक्टर वो सेम होता है। ये नॉलेज को जो है किसने यूनाइट किया था बेटा, इस नॉलेज को स्टूडेंट साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट बोवेरी, लेकिन इस नॉलेज किसने यूनाइट किया, स्टूडेंट ने। ये बात आपको एग्जाम में याद रखना है। थ्योरी किसने दिया था, थ्योरी दिया दोनों ने, स्टूडेंट और बोवेरी ने मिलकर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैनेलियन इनहेरिटेंस के जैसा यहाँ पे मूवमेंट बताया गया, और दोनों मूवमेंट जो है अप्रूव किया गया, क्रोमोसोम और फैक्टर का मूवमेंट सिमिलर होता है, जिसको फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीन। और जीन ही क्या करती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन जीनोटाइप को कैरी करती हैं, यही हमने बताया था, जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दिस किसने दिया है बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये रिसेंट में अभी भी आया हुआ है। इट वाज गिवन बाय थॉमस एंड मॉर्गन, किसने दिया, थॉमस एंड मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रपोज किसने की, तो स्टूडेंट एंड बोवेरी ने। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने थ्योरेटिकली इस बात को ज़्यादा बताया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, थॉमस एंड मॉर्गन ने। TH मॉर्गन जिसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस पे जो है काम किस साइंटिस्ट ने, किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया इसके लिए, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्ट्रस को क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर पे थॉमस एंड मॉर्गन ने काम किया था बेटा, और ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट फ्लाई। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इट वाज गिवन बाय द थॉमस एंड मॉर्गन। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम में, ये दोनों बातें जो मैंने लास्ट में समझाई आपको, स्टूडेंट ने यूनाइट किया और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल क्या था बेटा, ड्रोसोफिला पे काम किया था, फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। मुझे उम्मीद है सारी बातें जितनी हमने इस वीडियो में समझी, आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।